गुड मॉर्निंग। आज हम जो 18वीं सदी में सामाजिक व्यवस्था है उसी टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे। आज हम बात करेंगे सती प्रथा के बारे में। सबसे पहले भारत में सती प्रथा जो है ये इसका प्रचलन कब से शुरू हुआ इसके बारे में निश्चित तौर पर कहना संभव नहीं है, लेकिन 18वीं शताब्दी के मध्य इसका प्रचलन जरूर था। पहले स्त्रियां स्वेच्छा से सती हो जाया करती थी और उसे सती होने के लिए बाध्य नहीं किया जाता था, परंतु बाद में सती प्रथा का रूप इतना अमानुषिक हो गया कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जब स्त्री स्वेच्छा से सती नहीं होती थी तब उसे बलपूर्वक पति की चिता में धकेल दिया जाता था तथा चिता के चारों ओर भाले लेकर खड़े हुए व्यक्ति उसे चिता से बाहर निकलने से रोकते थे। उस विधवा के आर्तनाद और चित्कार को अनसुना करने के लिए शंख और नगाड़ों की आवाज़ तेज कर दी जाती थी। इस अमानुषिक प्रथा को समाप्त करने का अनेक शासकों ने प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अंत में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में अधिनियम द्वारा इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसके अलावा इस सदी में पर्दा प्रथा जो है उसका भी प्रचलन जो है ये था। लेकिन बात की जाए प्राचीन भारत की, तो प्राचीन भारत में पर्दा प्रथा जो है वो प्रचलित नहीं थी। भारत में मुसलमानों के आगमन के बाद यह प्रथा आरंभ हुई थी। मुसलमानों में तो पर्दा प्रथा पहले से चली आ रही थी। इसी वजह से मुसलमानों में इस प्रथा का कठोरता से पालन किया जाता था। उच्च घराने के हिंदुओं ने अपनी बहू बेटियों की इज्जत सुरक्षित रखने के लिए पर्दा प्रथा अपना ली ताकि मुसलमानों की दृष्टि उस पर ना पड़े। इस प्रकार हिंदू तथा मुसलमानों के उच्च घरानों में पर्दा प्रथा का कड़ाई से पालन किया जाता था। बेगमों के जो आवास थे वो ऊंची ऊंची दीवारों के भवन होते थे। जब कभी बेगमें बाहर निकलती थी तो उसका विशेष प्रबंध किया जाता था। साधारण मुस्लिम स्त्रियां बुर्का पहनती थी, हिंदू स्त्रियां घूंघट में चलती थी। राजस्थान में पर्दा प्रथा का प्रचलन आरंभ हो गया था, फिर भी यह क्षेत्र इस प्रथा से बहुत अधिक प्रभावित नहीं रहा। दक्षिण भारत में सर्वसाधारण में पर्दे का प्रचलन नहीं था। मालाबार की स्त्रियां अधिक स्वतंत्रता का उपयोग करती थी। यदि कोई पुरुष मेहमान के रूप में उसके घर आ जाता तो उसका केवल खाने पीने से ही सत्कार नहीं करती थी, बल्कि उस मेहमान पुरुष से स्वतंत्रतापूर्वक बातचीत भी कर लेती थी। हिंदुओं के निम्न वर्ग में तो पर्दा प्रथा का तनिक भी प्रचलन नहीं था। किसान स्त्रियां तो पर्दे के प्रति पूर्णतः उदासीन थी। वे खेतों में काम करती थी, कुओं पर पानी भरने जाती थी तथा स्वतंत्रतापूर्वक मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए आ जा सकती थी। इस सदी में हमें देवदासी प्रथा जो है वह भी देखने को मिलती है। मद्रास और उड़ीसा के कुछ भागों में देवदासी प्रथा प्रचलित थी। माता पिता देवताओं से प्रार्थना करते थे कि यदि उनकी प्रार्थना स्वीकृत हो गई तो उनके जो कन्या उत्पन्न होगी उसे वे देवता को भेंट में दे देंगे। संयोग से जब उनकी प्रार्थना पूरी हो जाती थी तब वे अपनी सुंदर कन्या को मंदिर की स्त्री को सौंप देते थे। यह स्त्री उस कन्या को गायन तथा नृत्य कला में प्रवीण करती थी। देवदासी कन्या का मुख्य कार्य मंदिर के समारोह जो होते थे उसके अवसर पर नृत्य और गायन का प्रदर्शन करना होता था। जब तक कन्या जवान रहती थी तब तक वह सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजी रहती थी। जब
उसका बुढ़ापा आ जाता था तो उसे मंदिर से निकाल दिया जाता था और वह केवल सड़कों पर भीख मांगने के लिए भटकती रहती थी। इस प्रकार धर्म की आड़ में व्यभिचार होता था। देवदासियों का जो प्रयोग था वो धार्मिक कृत्यों के लिए ही नहीं बल्कि अन्य गलत कामों के लिए भी किया जाता था। इस काल की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता जो थी वो एक संयुक्त परिवार प्रथा भी थी। भारत के जो अधिकांश हिंदू थे उनमें संयुक्त परिवार प्रथा थी। इस काल में चूँकि औद्योगिकरण प्रारंभ नहीं हुआ था, इसी वजह से संयुक्त परिवारों का विघटन भी प्रारंभ नहीं हुआ था। संयुक्त परिवार प्रथा के अनेक गुण थे तो अनेक दोष भी थे। संयुक्त परिवार प्रथा का सबसे बड़ा दोष तो ये था कि परिवार के सभी सदस्य असंतुष्ट रहते थे, क्योंकि परिवार में यदि एक भी व्यक्ति कमाने वाला नहीं होता था तब भी उसे सभी सदस्यों के समान सुविधाएं प्रदान की जाती थी। इससे परिवार के सदस्यों में ईर्ष्या उत्पन्न होना स्वाभाविक था। इस काल की सांस्कृतिक दशा की अगर बात की जाए तो इस समय भारत के हिंदू समाज की सांस्कृतिक दशा जो है वो बिगड़ चुकी थी। दीर्घकाल तक विदेशी सत्ता के अधीन रहने के कारण विश्व की प्रगतिशील संस्कृतियों से संपर्क नहीं रहने से ज्ञान विज्ञान की प्रगति अवरुद्ध हो गई और इसका भारतीयों के नैतिक दृष्टिकोण पर भी कुप्रभाव पड़ा। भारतीयों में बेईमानी, भ्रष्टाचार आदि का बोलबाला शुरू हो गया था। यूरोपियों और भारतीयों में परस्पर मेल मिलाप नहीं था। अंग्रेज़ों में प्रजाति अहम और पृथकत्व की भावना थी, लेकिन भारतीय अंग्रेज़ों की फैशन से आकर्षित हो गए थे। अंग्रेज़ों के जो फैशन था उससे आकर्षित हो गए थे तथा समृद्ध और धन संपन्न भारतीयों ने अंग्रेज़ों के रहन सहन के ढंग अपना लिए थे। मुगल काल के अंत में शिक्षा प्रदान करने की दो संस्थाएं थीं। पहला मकतब और दूसरा मदरसा। मकतब जो थे वो प्राथमिक शिक्षा प्रदान करते थे और मदरसों में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। मकतब की शिक्षा समाप्त करने के बाद ही मदरसों में प्रवेश लिया जा सकता था। मकतबों की अपेक्षा मदरसों की संख्या थोड़ी थी। मदरसे जो थे ये प्राय नगरों में हुआ करते थे। इनमें प्राय विदेशी मुसलमान विद्वान नियुक्त किए जाते थे। ये नियुक्तियाँ मुग़ल राज्य की ओर से की जाती थी। मदरसों का पाठ्यक्रम दो भागों में विभाजित था, धार्मिक तथा लौकिक। इस काल में हिंदू शिक्षा के प्रमुख केंद्र बनारस, नदिया, तक्षशिला, मथुरा, प्रयाग, उज्जैन, हरिद्वार आदि थे। वेद, पुराण और दर्शन की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी। मुग़ल शासन के पतन के फलस्वरूप राजनीतिक परिस्थिति डामाडोल होने लगी, जिसका प्रभाव शिक्षा तथा शिक्षण संस्थाओं पर भी पड़ा। अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला लक्ष्य व्यापार करना तथा अधिक से अधिक प्रदेशों पर अधिकार करना था। इसीलिए वह देसी शिक्षा के प्रति उदासीन रही। विलियम जोन्स जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनकर भारत आए, उन्होंने भारत आकर संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और कुछ ही समय में संस्कृत भाषा में निपुणता प्राप्त कर ली। उन्होंने मनुस्मृति और शकुंतला नाटक का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। उन्होंने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य एशिया के विषय में अनुसंधान करके संसार को उसका ज्ञान कराना था। विलियम जोन्स का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था भारतीयों में भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न करना। इस समय की अगर कला और वास्तुकला की बात अगर की जाए तो कला का मुख्य संरक्षक जो है वो सम्राट हुआ करता था। उसके संरक्षण में ही विभिन्न कलाओं का विकास हुआ। अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में वास्तुशिल्प तथा चित्रकला को अपूर्व संरक्षण प्रदान किया था, जिसके कारण उनके शासनकाल में इन कलाओं की अपूर्व प्रगति हुई थी। शाहजहाँ के सिंहासनच्युति के पश्चात कलाएं निरंतर पतन की ओर अग्रसर होती चली गई। औरंगजेब एक भाव शून्य धर्मांध शासक था।
अतः उसके शासनकाल में कला का समुचित विकास नहीं हो सका। उनके द्वारा निर्मित रजिया दौरानी के मकबरे के बारे में पर्सी ब्राउन ने लिखा है कि उसने उस आध्यात्मिक तथा मानवीय उत्साह के संगम का अभाव है जो शिल्पकारों को प्रभावित करता है। वह लाहौर में बनी बादशाही मस्जिद के बारे में लिखता है कि उसकी प्रकृति का अनिवार्य तत्व ही उसमें से निकल चुका है, उसका प्राण रस सूख रहा है और वह कठोर तथा निर्जीव होता जा रहा है। औरंगजेब के पश्चात मुग़ल सम्राटों ने विशाल इमारतों का निर्माण करवाना बंद कर दिया था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रांतीय जो शासक जो थे वो समय समय पर हालांकि भवनों का निर्माण करवाते रहे। मुग़ल काल में हिंदू कला का भी विकास हुआ था। इस काल में हिंदू कला के स्वरूप में परिवर्तन आ गया था। इस काल में मुग़ल शैली मिश्रित हिंदू स्थापत्य के सुंदर नमूने बीकानेर का पुराना किला, वीर सिंह बुंदेला के प्रासाद तथा जोधपुर और आमेर के महल हैं। मुग़ल काल में चित्रकला की अभूतपूर्व प्रगति हुई। बाबर और हुमायूं चित्रकला के अनुरागी थे। अकबर और जहांगीर के काल में चित्रकला ने सर्वाधिक प्रगति की। जहांगीर का शासनकाल तो चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में अन्य कलाओं के समान चित्रकला का भी पतन प्रारंभ हो गया था। इस प्रकार संक्षेप में 18वीं शताब्दी के भारत में राजनीतिक अराजकता व्याप्त थी। सामाजिक कुरीतियों और बुराइयों हर जाति और समाज में फैल चुका था। आर्थिक स्थिति काफ़ी संतुलित थी, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से भारत में अराजकता थी तथा भारतीय संस्कृति पतन की ओर अग्रसर हो चुकी थी। ऐसी परिस्थितियों में भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ने लगा और धीरे धीरे भारतीय पाश्चात्य संस्कृति में पूरी तरह डूबने लगे।